150 feet or more from the initial, I should say, suspected impact point. Having a little difficulty, we can't get the light all to work. Seems to be some kind of mechanical problem. Let's send back, get another light on. Meantime, we're going to take some readings for the Geiger-Counter and chase around here a little bit, wait for another light on to come back in. Standing up. The security control. Yes, that's one of the pod number. Okay, we're now approaching the area within about 25, 30 feet. What kind of readings are we getting? Anything? Just minor clicks. Minor clicks. Zero 148, we're hearing very strange sounds out of the farmer's barnyard animals. It's very, very active, making an awful lot of noise. Yes, and a pigmentation. You just saw a light where? Wait, slow down. Where? Right in this position here, straight ahead, in between the tree. There it is again. Watch, straight ahead off my flashlight there, sir. There it is. Hey, I see it too. What is it? We don't know, sir. So, can I get some of it? Yeah, it's a strange, small red light. Looks to be out maybe a quarter to half mile, maybe further out. I'm going to switch off it. The light is gone now. It was approximately 120 degrees from the site. रेंडलशम फॉरेस्ट इंसिडेंट एक यूएफओ देखे जाने की घटना है जो वर्ष 1980 के दिसंबर के महीने में घटित हुआ था। यूएस एयरफोर्स के जवान जो इंग्लैंड के सुफोक में रॉयल एयरफोर्स वुडब्रिज और बेंट वाटर एयरबेस में तैनात थे, उन जवानों ने एक अद्भुत मेटेलिक ऑब्जेक्ट के साथ रोशनी को जंगल में देखा था। ये घटना आज भी रहस्य बना हुआ है, जिसमें यूएफओ देखे जाने से लेकर मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट तक का अंदाज़ा लगाया जाता है। हम उस घटना के बारे में जानेंगे, कुछ चश्मदीद गवाह का बयान सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि वास्तव में उस दिन जंगल में क्या हुआ था जानने को। तारीख था 26 दिसंबर वर्ष 1980। लगभग सुबह के 3 बजे दो अमेरिकन एयरफोर्स के जवान स्टाफ सर्जेंट जिम पेनिस्टन और एयरमैन फर्स्ट क्लास जॉन ब्रूस रोज की तरह वुडब्रिज के बाहर पेट्रोलिंग पे थे। उन्होंने पास की रेंडलशम फॉरेस्ट से एक अजीब से रोशनी को आते हुए देखा। उनका मानना था ये कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, इसलिए उन्होंने इसका जांच करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, वो एक अजीब वस्तु को चमकते हुए देखा। वो एक त्रिकोणीय आकार का धातु का वस्तु था जो लगभग 9 फीट लंबा था। सार्जेंट पेनिस्टन उसके नज़दीक जाते ही उसके ऊपर अजीब से सिंबल्स को नोटिस किया। पेनिस्टन शिप के 3 से 5 फीट जितना करीब चले गए। उन्होंने इसकी जांच की और इसके सिंबल्स को विस्तार में लिख लिया। बुरोक्स जो पीछे रुके थे, वो वस्तु की तरफ अपना फ्लैशलाइट घुमा के रखे थे। इन सब के दौरान लगभग 45 मिनट के बाद वो शिप अचानक जमीन से उठा और बहुत तेज गति के साथ उड़ गया, जिससे वहाँ मौजूद वो लोग हैरान रह गए। बाद में उस रात पेनिस्टन और बोरोज ने वस्तु को फिर से देखा, इस बार बेस के गेट के पास एक खेत के ऊपर। वस्तु कुछ ही पल में वहाँ से गायब हो गया। फिर दो जवानों ने अपना अनुभव के बारे में अपने सीनियर ऑफिसर को बताया। आज तारीख है 28 दिसंबर। यूएस एयरफोर्स के डिप्टी बेस कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स हॉल्ट को एक फ़ोन कॉल मिलता है। कॉल में बताया गया कि रेंडलशम फॉरेस्ट में फिर से उस अजीब रोशनी को देखा गया है। फिर हॉल्ट इस मामले को जांच करने का सिद्धांत लेते हैं। हॉल्ट और सार्जेंट एड्रियन रुस्तिंजा एक छोटे से टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए उस जगह पे जाएंगे जहां 2 रात पहले उस अजीब शिप को पहली बार देखा गया था। उसी दिन दोपहर 3 बजे लेफ्टिनेंट कर्नल हॉल्ट ने पिछली रात की अजीब घटनाओं पर चर्चा करने के लिए सेना के कुछ कर्मियों के साथ एक बैठक बुलाया। अभी समय है रात को 9 बजे। हॉल्ट और उनके टीम ने गाइगर काउंटर, कैमरा और बाकी उपकरण के साथ लेस होके तलाश शुरू किया। जहां 26 दिसंबर को शिप को देखा गया था। रात को 9:30 बजे टीम ने आकाश में बहुत दूर एक अजीबोगरीब रोशनी देखा जो अनियमित रूप से हलचल कर रहा है। कुछ देर बाद रात 10 बजे हॉल्ट की इन्वेस्टिगेशन टीम को एक लाल रंग की रोशनी पेड़ों के ऊपर से जाते हुए दिखाई दी। उन्होंने बताया वो जहाज त्रिकोणीय आकार का था और उसमें लाइट्स भी था। हॉल्ट ने बाद में बताया कि वो जहाज पेड़ों के ऊपर से बिना आवाज़ किए जा रहा था। कुछ समय बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने
पेड़ों में कुछ अजीब हरकतें होते हुए देखी। जहाँ कोई अजीब सा चीज़ इधर उधर घूम रहा हो और पेड़ों की शाखाओं को तोड़ रहा हो। उन्होंने अजीब सी आवाज़ भी सुना जो कोई जानवर का था। 1 घंटा बाद रात को 11 बजे वो अद्भुत रोशनी और शिप गायब हो जाते हैं और हॉल्ट अपने टीम के साथ बेस पे वापस आते हैं। हॉल्ट ने इंग्लैंड के डिफेंस मिनिस्ट्री को इस घटना के विवरण के साथ एक रिपोर्ट भेजा। 2 दिन बाद 30 दिसंबर इंग्लैंड के डिफेंस मिनिस्ट्री के एक टीम 4 एजेंट के साथ घटना की जांच करने के लिए वुडब्रिज एयरबेस पे पहुंचते हैं। वो टीम डिप्टी बेस कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स हॉल्ट के साथ मिलते हैं इस घटना पर चर्चा करने और सबूतों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हालांकि उन एजेंट को हॉल्ट के दावों का समर्थन करने के लिए कोई भी सबूत नहीं मिलता, जिससे डिफेंस मिनिस्ट्री के एजेंट्स इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि शायद वो घटना कोई प्राकृतिक घटना का गलत विवरण या कोई मिलिट्री एक्सरसाइज और पास के लाइट हाउस के रोशनी के कारण घटित हुआ था। ये संभव है कि रेंडलसन फॉरेस्ट घटना से रिलेटेड सबूतों को मिनिस्ट्री के जांच से पहले हटा दिया गया हो या फिर बदल दिया गया हो। कुछ विटनेसेस ने दावा किया कि उन्हें इस घटना के बारे में ना बोलने का निर्देश दिया गया था और उन्हें ऐसी एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए बोला गया था जो इस बात को राज रखने का वादा करवाते हैं, जिससे ये लगता है कि गवर्नमेंट इस घटना को छुपाना चाहते थे। हालांकि राष्ट्रीय मंत्रालय की तरफ से साफ बता दिया गया था कि उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला था जो सुरक्षा की दृष्टि से खतरा हो और ये घटना शायद कोई प्राकृतिक घटना का गलत पहचान और सैन्य अभ्यास जैसा कारणों की वजह से हुआ था। यह सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूके डिफेंस मिनिस्ट्री को ग्राउंड जीरो पे जांच शुरू करने और जांच करवाने में 4 दिन क्यों लगे। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि उनको बोला गया था या फिर जो जानकारी उनको मिला था वो उतना भरोसेमंद नहीं था। वर्ष गुजरने के साथ बहुत से गवाह जिसमें बोरोस, प्रिंसटन और हॉल्ट बाहर आए एक्सपीरियंस के साथ जो उनको रेंडलशिम फॉरेस्ट में हुआ था। उस रात वो यूएफओ देखे जाने की एक ऐसी घटना था जो इतिहास में सबसे अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेड है। सेना के साथ और भी बहुत लोगों ने जंगल में उस अजीब वस्तुओं को रोशनी के साथ उड़ते हुए देखा था। इसको यूएफओ समझने के पीछे कुछ स्पेकुलेशन ये दिया जाता है कि इस घटना को ऐसे बहुत से सेना के लोग भी देखे थे जो हाईली ट्रेन सोल्जर थे। ये लोग पूरी तरीके से गलत नहीं हो सकते और ये दिखाता है कि उस दिन वहाँ कुछ असामान्य हो रहा था। बहुत से विटनेस ने धातु की शिप को देखा था। कुछ विटनेस ने उस शिप को ट्रायंगुलर और डायमंड की शिप जैसा बताया, तो बाकियों ने उसको चमकते हुए धातु के गोले जैसा बताया। ये विवरण किसी भी जाना पहचाना विमान या प्राकृतिक घटनाओं से मेल नहीं खाते। पेनिस्टन, जो कि इस घटना का विटनेस थे, उन्होंने कहा जो शिप के साथ उनका सामना हुआ था वो हाई लेवल रेडिएशन छोड़ रहे थे। बाद में जब रेडिएशन चेक करने का इक्विपमेंट्स लाया गया तो उनका बात सच साबित हुआ। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो मीटियोराइट्स बाहर स्पेस पे आते हैं उसमें से कुछ में हाई लेवल रेडिएशन होता है। पेनिस्टन रिपोर्ट किए थे कि जिन शिप से उनका सामना हुआ था उसके ऊपर अजीबोगरीब सिंबल्स थे। वो सिंबल्स कुछ जाना पहचाना लैंग्वेज और कोड नहीं था, वो कुछ लाइन, शेप और पैटर्न में था। वो काफ़ी हद तक बाइनरी कोड और कंप्यूटर लैंग्वेज जैसा था, लेकिन आज तक कोई भी उसे डिकोड नहीं कर पाया और ना ही उसका मतलब समझा गया। इस घटना के साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें से डिप्टी बेस कमांडर हॉल्ट भी है, जिसने इस घटना का जांच किया और रिपोर्ट भी सबमिट किया था। बहुत से विटनेसेस और घटना के अनयूजुअल नेचर के बावजूद यूके गवर्नमेंट रेंडलसन फॉरेस्ट इंसिडेंट का गोपनीयता आज तक बरकरार रखे है। गवर्नमेंट के इस बिहेवियर ने बहुत से लोगों को विश्वास दिलाया है कि कहानी में कुछ और भी हो सकता है जो सरकार बाहर लाना नहीं चाहते। उसने कुछ अजीब तरीके का सिंबल देखा शिप पे, और वो जहाज टावर से बाइनोकुलर के जरिए भी देखा गया था। अमेरिकन हायर अथॉरिटीज के जरिए भी इसको छुपाने की कोशिश किया जा रहा है। प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए, वहाँ पे कुछ था। उस इनकाउंटर के दौरान मेरे स्किन के कुछ जगह जल चुका था और स्किन पे रैशेस भी हुआ था। कुछ वक्त के लिए मैं कुछ देख नहीं पा रहा था। नहीं, वो कुछ अलग ही था।
है।